नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस पार्ट 2 के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस की स्टेजेस देखी थी एंड फर्दर सो ऑन, और भी हम लोगों ने चीज़ें देखी थी। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, उसके डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के बारे में एंड ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या है कि सबसे पहले क्या होगा, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी कारण बैक्टीरिया, टीबी का बैक्टीरिया लंग्स में एंटर कर गया है। जैसे ही टीबी का बैक्टीरिया लंग्स के अंदर एंटर करेगा, बैक्टीरिया गोज टू एल्वुलाई डिपोजिट एंड मल्टीप्लाई। जो बैक्टीरिया है वो एल्वुलाई के पास जाएगा एंड वहाँ पर डिपोजिशन बनाएगा, एंड जैसे ही बैक्टीरिया एल्वुलाई के पास जाएगा वहाँ पर डिपोजिट होगा एंड मल्टीप्लिकेशन करेगा। हमने पिछली वीडियो में बताया था पार्ट 1 में, जो टीबी का बैक्टीरिया है उसके अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल होता है कि वो सिंगल मैक्रोफेजेस के अंदर सर्वाइव भी कर सकता है एंड वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी करता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था जैसे ही टीबी का बैक्टीरिया एल्वुलाई के पास जाएगा, उसके बाद हमारा स्टिमुलेट होगा बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स। जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टिमुलेट बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स। उसके बाद जैसे ही इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिवेट होगा, वैसे ही मैक्रोफेजेस वहाँ पर आ जाएंगे जहाँ पर टीबी का बैक्टीरिया गया है। कहाँ पर गया है? एल्वुलाई के पास। तो मैक्रोफेजेस स्टार्ट डिस्ट्रक्शन इनसाइड द लंग्स। मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। उसके बाद जैसे ही उसको इंगल्फ करेंगे, लेकिन वहाँ पर नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करेंगे मैक्रोफेजेस। उसके बाद वहाँ पर डेड वेसलाई एंड लाइव मासेस को मैक्रोफेजेस सराउंड कर लेंगे और वहाँ पर एक मास लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं गोन ट्यूबरकल्स एंड गोन फ्यूकस। उसके जैसे ही वहाँ पर मास लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, वैसे ही क्या होगा, नेक्रोटिक डीजनरेशन, अगर नेक्रोटिक डीजनरेशन हम लोगों को देखने को मिलेगी एंड फर्दर पल्मोनरी टीबी कॉज होगा। जो नेक्रोटिक डीजनरेशन अगर जो हम लोगों को नेक्रोटिक डीजनरेशन कब देखने को मिलेगा, जब फ्यूचर में हम लोगों ने देखा था लेटेंट टीबी। जब लेटेंट टीबी डोरमेंट फेज में होती है 90 to 95%। तो जो डोरमेंट फेज होता है उसमें लाइफ लॉन्ग ये बैक्टीरिया लंग्स के अंदर पड़ा रहता है। बट जो पेशेंट जब फ्यूचर में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, फिर उन्हें HIV को देखने को मिलती है, उनकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है, तो उसके बाद हम लोगों को नेक्रोटिक डीजनरेशन अगर देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे इसके डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के बारे में। तो हम लोग बात करेंगे अब कि हम लोग इसके अंदर क्या क्या डायग्नोसिस करवा सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो डायग्नोसिस करवाएंगे, हम लोग करवाएंगे पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद हम लोग क्या करवाएंगे, हम लोग मॉन्टॉक्स टेस्ट भी करवा सकते हैं। इसे हम लोग ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी कहते हैं। जो मॉन्टॉक्स टेस्ट है ये कैसे होता है, या फिर ट्यूबरकुलिन टेस्ट कैसे होता है, तो इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग कि जो टीबी का बैक्टीरिया होता है, जो टीबी का बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसके अंदर से ही एक प्रोटीन लिया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। कौन सा प्रोटीन लिया जाता है? इसके अंदर एक PPD, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, PPD प्रोटीन लिया जाता है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स। और ये क्या करता है, ये जो पेशेंट है, पेशेंट के आर्म के अपर एक्सपेक्ट में, ये हो गया लोअर एक्सपेक्ट और ये हो गया अपर एक्सपेक्ट। तो अपर एक्सपेक्ट में पेशेंट के PPD प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स 0.1 ml इंसर्ट कर देते हैं। कहाँ पे? इंट्राडर्मली। उसके बाद वहाँ पे मार्किंग कर देते हैं पेशेंट के अपर एक्सपेक्ट में, इंट्राडर्मली इंजेक्ट करके उस पेशेंट को मार्क कर, उस जो सर्कल है वहाँ पे मार्क कर देते हैं जहाँ पे हम लोगों ने इंजेक्शन लगाया है। अगर ये रेडनेस, अगर वहाँ पे 24 से 48 घंटे बाद जब देखेंगे, अगर वहाँ पे जो रेडनेस है वो 10 या फिर 15 mm से ज़्यादा होती है, तो हम लोगों को कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये व्यक्ति टीबी के लिए पॉजिटिव है। बट ये 100% एक्यूरेट नहीं माना जाता है। मॉन्टॉक्स टेस्ट 100% एक्यूरेट नहीं माना जाता है। इन नेक्स्ट हम लोग इसमें कराएंगे एक्सरे भी करा सकते हैं। इसमें जो सबसे असरदार जो टेस्ट है, जो कंफर्मेशन सबसे ज़्यादा जो कंफर्मेशन टीबी के टेस्ट है, वो है स्पुटम टेस्टिंग। स्पुटम, इसमें हम लोग क्या करवाते हैं, स्पुटम को कल्चर करवाते हैं, स्पुटम कल्चर टेस्टिंग। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम लोग 2 टेस्ट करते हैं, एक AFV स्मेयर करते हैं एंड AFV
कल्चर करते हैं। जो AFE स्मेयर होता है, जो AFE स्मेयर होता है, इसका रिजल्ट विद इन 1 and 2 days में आ जाता है। बट AFB कल्चर होता है, इसका 1 and 2 days में रिजल्ट आ जाता है। इसका रिजल्ट हम लोगों को 6 to 8 वीक के बाद देखने को मिलेगा। तो AFB क्या होता है, एसिड फास्ट बैसिलस स्मेयर कराएंगे तो 1 to 2 days में हम लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा। AFB कल्चर कराएंगे तो 6 to 8 वीक में रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड सबसे ज़्यादा जो कन्फर्मेशन, मोस्ट कन्फर्मेशन जो टेस्ट है टीबी के लिए वो है स्पुटम कल्चर। स्पुटम टेस्ट एक हम लोग करेंगे, उसके अंदर ही हम लोग कन्फर्म बता सकते हैं कि इस पेशेंट को टीबी है। मोनोटॉक्स टेस्ट भी करते हैं, बट ये हम लोग पहले करते थे। मोनोटॉक्स टेस्ट में क्या करते हैं, एक प्रोटीन लेते हैं, इस प्रोटीन को पेशेंट के आर्म के अपर एक्सपेक्ट में इंट्राडर्मली इंसर्ट करते हैं। एंड जहाँ पे इंसर्ट करते हैं कितना करते हैं, 0.1 ml से 0.5 ml तक इंसर्ट करते हैं। वहाँ पर मार्किंग कर देते हैं। इंसर्ट करने के बाद मार्किंग करते हैं। अगर ये मार्किंग 10 या 15 mm से ज़्यादा अगर देखी जाती है तो माना जाता है कि वो पेशेंट टीबी के लिए पॉजिटिव है। अब हम लोग बात करेंगे टीबी के ट्रीटमेंट के बारे में। तो जो टीबी का ट्रीटमेंट है वो मिनिमम 6 मंथ, इसका जो ट्रीटमेंट है वो मिनिमम 6 मंथ एंड मैक्सिमम 2 ईयर्स तक, 6 मंथ एंड मैक्सिमम 2 ईयर्स तक चलता है। इसका जो इलाज है वो मिनिमम 6 मंथ तक एंड मैक्सिमम 2 ईयर्स तक चलता है। अब मिनिमम कब चलता है, अगर टीबी के साइन एंड सिम्टम या फिर टीबी का डायग्नोसिस हम लोगों ने अर्ली स्टेज में कर लिया है तो मिनिमम 6 मंथ तक चलेगा। एंड जो पेशेंट है उसने रेगुलर ट्रीटमेंट कराया है, रेगुलर ट्रीटमेंट लिया है, गैप नहीं किया है, तो उसका मिनिमम 6 मंथ ट्रीटमेंट चलेगा। अगर वो पेशेंट रेसिस्टेंट है, MDR का पेशेंट है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट का पेशेंट है, उसका मैक्सिमम 2 या मोर देन 2 ईयर्स तक भी ट्रीटमेंट चल सकता है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो ट्रीटमेंट आता है वो आता है फर्स्ट लाइन ड्रग्स। इसके अंदर जो सबसे पहले जो ड्रग्स चलते हैं वो चलते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग्स। फर्स्ट लाइन ड्रग्स में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, तो इसमें से पहला ड्रग्स आता है उसे हम कहते हैं आइसोनाइजाइड, रिफाम्पिसिन, पैराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल। फर्स्ट लाइन ड्रग्स के अंदर 4 ड्रग्स आते हैं। पैराजिनामाइड को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, रिफाम्पिसिन को R से, एंड पैराजिनामाइड को Z से, एंड इथाम्ब्यूटोल को E से डिनोट करते हैं। आइसोनाइजाइड को H से, रिफाम्पिसिन को R से, पैराजिनामाइड को Z से, इथाम्ब्यूटोल को E से। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, जहर। क्या है ट्रिक, जहर। तो ZEHR, तो इसकी ट्रिक है जहर। तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स में सबसे पहले ये ट्रीटमेंट चलते हैं आइसोनाइजाइड, रिफाम्पिसिन, पैराजिनामाइड एंड इथाम्ब्यूटोल। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आइसोनाइजाइड, रिफाम्पिसिन एंड इथाम्ब्यूटोल एंड पैराजिनामाइड, इन सब में से 3 ड्रग्स ऐसी होती हैं जो बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं एंड 1 ड्रग्स ऐसी होती है जो बैक्टीरियोसाइडल होती है। जो बैक्टीरियोसाइडल जो ड्रग्स है उसका नाम है इथाम्ब्यूटोल। आप लोग याद रखिएगा कि जो इथाम्ब्यूटोल है, इथाम्ब्यूटोल इज अ बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स। ये बैक्टीरिया को ख़त्म करेगी एंड ये 3 बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टैटिक रोक देंगी। अब अगर बात करें इनके डोज की, तो आइसोनाइजाइड 5 mg पर kg के हिसाब से देते हैं, रिफाम्पिसिन 10 mg पर kg के हिसाब से देखें, पैराजिनामाइड 25 mg पर kg के हिसाब से देते हैं, एंड इथाम्ब्यूटोल 15 mg पर kg के हिसाब से देते हैं। अब कोई भी पेशेंट है वो टीबी का इलाज करवाएगा, फर्स्ट लाइन ड्रग सबसे पहले लेगा। अगर उस व्यक्ति ने फर्स्ट लाइन ड्रग्स में अगर टीबी के इलाज के अंदर गैप कर दिया, जैसे उस पेशेंट को टीबी हो रखा है, अगर उसने ट्रीटमेंट चलाया और उसने 3 महीने तक दवाई खाई और उससे आराम या फिर रिलीफ मिलने लगा तो उसने दवाई बंद कर दी। उसके बाद उसको वो दिक्कत, कुछ दिनों बाद वो दिक्कत दोबारा से स्टार्ट होने लगी, जैसे उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तो जब दोबारा वो ये ड्रग्स खाएगा, ये जो पहले ड्रग्स खा रहा था, जब वो दोबारा ये ड्रग्स खाएगा तो ये ड्रग्स उसकी बॉडी के ऊपर असर नहीं करेंगी, बिकॉज ऑफ ये दवा उसकी रेसिस्टेंस हो चुकी है, मतलब बॉडी रेसिस्टेंट हो चुकी है ये ड्रग्स। अब क्या चलेंगी, उसके बाद चलेंगी सेकेंड लाइन ड्रग्स। ये दवा उनके ऊपर असर नहीं करेंगी, उस पेशेंट के ऊपर। अब बात करें सेकेंड लाइन ड्रग्स, तो सेकेंड लाइन ड्रग्स में क्या कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। सेकेंड लाइन के अंदर आती हैं कैप्रोमाइसिन, साइक्लोसोन, अमीकासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन,
लीवोफ्लॉक्सासिन एंड मैक्रोलाइट्स, मैक्रोलाइट्स, ये ड्रग्स चलती हैं, सेकेंड लाइन ड्रग्स होती हैं। एंड ये ड्रग्स कब, सेकेंड लाइन ड्रग्स हम लोग कब यूज में देते हैं, जब पेशेंट फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स से रेसिस्टेंट हो जाता है। एंड ये उसके बाद हम लोग देंगे उस पेशेंट को सेकेंड लाइन ड्रग्स। अब इसके वैक्सीन की भी बात यहीं पे कर लेते हैं। तो टीबी के लिए हम लोग वैक्सीनेशन भी करते हैं। इसकी वैक्सीन होती है बीसीजी बाई बर्थ एक वैक्सीन लगती है बेबी को। बीसीजी को क्या कहते हैं, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। इसे क्या कहते हैं, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। ये वैक्सीन लगती है बेबी को बाई बर्थ। एंड जो टीबी का थर्ड लाइन मैनेजमेंट है, उसके अंदर क्या हम लोग क्या करते हैं, सर्जरी ही कराते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लाइन ड्रग्स देंगे, अगर रेसिस्टेंट हुआ सेकेंड लाइन ड्रग्स देंगे, उसके बाद सर्जरी ही लास्ट उपाय है टीबी के लिए। एंड इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डॉट सेंटर भी ओपन कराए हैं। इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या ओपन कराया है, डॉट सेंटर ओपन कराए हैं। डॉट सेंटर का फुल फॉर्म है, डॉट का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जगह जगह कैंपिंग की है, जिससे क्या होता है, जो टीबी के पेशेंट होते हैं उनके ऊपर नज़र रखी जाती है, वो रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।